नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल अननोन टू नोन में। आज हम लोग यूपी पीसीएस 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सीसेट में कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो पार्ट सॉल्व कराया जाएगा। यूपी पीसीएस अभी जो आपका हुआ है 2023 को, इसमें सी सेट जो है आपका, और सी सेट में जो मैट है, मैट मीन्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो इस पेपर सी सेट के पार्ट में मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। और हमारे पास जो पेपर अवेलेबल है वो सीरीज डी है। डी सीरीज का ये हमारे पास पेपर है। जिन भी स्टूडेंट्स ने इनको दिया हो या जिसके पास भी डी सीरीज का पेपर हो तो वो इससे अपने आंसर्स को चेक कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है। और आई थिंक कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी में सेट में एक ही टाइप के रहते हैं, बस उनका ऑर्डर जो होता है थोड़ा सा चेंज रहता है। तो आप देख पाएंगे कि इसमें सॉल्व कैसे करते हैं उनको, बस मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो इसमें जो सीरीज डी है इसका जो फर्स्ट मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन है वो 41 नंबर पर है। और इसमें ऐसे लिख दिया गया है, इफ E = 5, तो आपको बताना है इसी पैटर्न पर अमेंडमेंट को क्या लिखेंगे। ये बोला गया कि एक पैटर्न है कोई, ई को 5 लिया। जब आप हम अल्फ़ाबेट देखते हैं से जो जेड तक में, ये जो ई नंबर होता है वो हमारी 5 प्लेस पर आता है। वो ए बी सी डी ई अगर काउंट करेंगे तो हम देख लें, जैसे ये आपका आएगा 1 पर, ये 13 पर, ये 5 पर, ये 14 पर, और इनको सबको हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। 4 पे, 13 पे, 5 पे, 14 पे, 20 पर। तो इनकी जो प्लेस है हम वो पता कर लें, बाद में इनको सबको ऐड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या आएगा। 14, 5, 19, 33, 37, 50, 55, 75 और 14, 89। अच्छा, ये तो गिवन ही है, इसको भी गिवन है ये। अमेंड E = 5, अमेंडमेंट = 89। अब आपको बताना है सेक्रेटरी, इसी पैटर्न पर सेक्रेटरी को क्या कोड दिया जाएगा ये बताना है। E5 गिवन था, अमेंडमेंट 89 गिवन था। इसमें आपका मतलब पैटर्न आपको पता चल गया, अमेंडमेंट = 89 था। तो अब ये पता करना है, ये आपका 19 पे आता है, E5 पे आता है, C3 पे आता है, R18 पे आता है, E5 पे आता है, T20 पे आता है, A1 पे आता है, R18 पे आता है, Y25 पे आता है। अब इसको आप काउंट कर लें, 19, 20, 4, 27, 45, 50, 70, 70 और 95 और 19, 140। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन ए में गिवन हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, अल्फ़ाबेट का ऑर्डर और उनको ऐड करके आपको आंसर टिक करना था। अब इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो 42 नंबर का दिया है, सेक्शन डी में, सीरीज डी में। इसमें बोला गया देयर इज ए क्लॉक, ये क्लॉक है कोई, देयर इज अ क्लॉक that is 3 minutes, that is 3 minutes late on Sunday, 2 p.m. and it is 5 minutes
first on Tuesday 2 p.m. When did the clock show the right time? When did the clock show the right time? ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, और इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं। पहले आपको करना कैसे है, ऑप्शन तो आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखना है कि 3 मिनट लेट है और यहाँ पर 5 मिनट फास्ट हो गई, यानी जो टोटल टाइम्स में डिफरेंट हो गया वो 8 मिनट का हो गया। जब ये लेट और ये फास्ट इनको ऐड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 3 + 5 = 8 मिनट। अब 8 मिनट्स का टाइम में डिफरेंस आया कितने आवर्स में है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ये संडे 2 PM और ये ट्यूसडे 2 PM, संडे मंडे ट्यूसडे, टाइम दोनों में सेम है। यहाँ पर भी 2 PM है, यहाँ पर 2 PM है। 2 डेज में आवर्स कितने हो गए, 48 मिनट्स, ठीक है। सॉरी 48 आवर्स हो गए। 2 डेज में डेज हो गए 40, 2 डेज में आवर्स हो गए आपका 48, और 48 आवर्स में ये डिफरेंस आ रहा है 8 मिनट का। 3 मिनट स्लो थी और वो 5 मिनट फास्ट हो गई। तो अगर देख लें हम, तो ये आ रहा है कि 1 मिनट जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 आवर्स में आएगा। कैसे, 8 से हम 48 को डिवाइड कर दें, ठीक। अब ये राइट टाइम कब देगी, तो जो 3 मिनट ये स्लो थी वो टाइम अगर हम कवर करा दें या मैनेज हो जाए, मेंटेन कर दिया जाए, तो वो हमारा राइट टाइम बता देगी। तो 3 मिनट जो ये आपकी स्लो है वो कितने आवर्स में कवर कर पाएगी, 1 मिनट कर रही है 6 आवर्स में, तो 3 मिनट कवर अप करने में उसको कितना मिल जाएगा, 18 आवर्स का समय, ठीक। तो 18 आवर्स। अब यहाँ से हमें गिनना है संडे 2 PM से, संडे 2 PM से, संडे 2 PM से आपको जब मंडे 2 PM तक जाएंगे तो हो जाएगा 24 आवर्स। मंडे 2 PM तक 24 आवर्स हो जाएगा। अब उसमें 6 आवर्स आपको कम करना है, ठीक। या हम 2 PM था उसके आगे 18 आवर्स और कर लें। 2 PM से 2 AM तक 12 आवर्स, 2 PM से 2 AM तक 12 आवर्स। अब बचा कितना हमारा, 6 आवर। तो 2 AM के बाद 6 आवर 8 AM, और वो डे क्या होगा, मंडे। क्या हो जाएगा, मंडे 8 AM जब समय हमारा क्लॉक में शो होगा तो वो जो क्लॉक है वो राइट टाइम शो करेगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इफ एनी कोड लैंग्वेज LC, कोई कोड लैंग्वेज में LC को लिखा जा रहा है आपका 6, LC लिखा गया 6 और TE लिखा गया है 10, T को लिखा गया है आपका 10। तो आपको बताना है इसी कोड लैंग्वेज में ED को क्या लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें एक पैटर्न मिल रहा है, जैसे L होता है आपका 12 पे, E होता है 3 पे, 12 × 3 = 36। इसका आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया, ये आ गया। यहाँ पर T होता है 20 पर, E होता है 5 पर, 20 × 500, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया 10 आ गया। अब इसी पैटर्न को आपको आगे फॉलो कर देना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 20 × 5 ये हो गए 100, और 100 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो आपने लिख दिया, कितना हुआ आपके सामने है, ठीक। अब जैसे ये है क्या T,
पी हमारा अगर हम देखें तो 16 प्लस पे आता है, डी 4 पे आता है, 16 इंटू 4 64, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 8। तो जो टी डी का कोड होगा वो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the radius of cylinder is increased by radius of cylinder is increased by 25%, how much percent the height must be reduced? Then how much percent height must be reduced that the volume of cylinder remains same? That volume of cylinder remain same। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन मतलब समझ लीजिए, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है कि कोई सिलेंडर है, उसकी रेडियस को आपने 25% इंक्रीज कर दिया है, तो और अब क्या किया जाए, हाइट में कितना परसेंट उसको हम रिड्यूस कर दें कि उसका वॉल्यूम चेंज ना हो। तो देखिए, एक ध्यान रखिएगा, 25% इंक्रीज का मतलब होता है, ऐसे हम जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम, पहले हम ये चेक कर लें, फार्मूला देख लें, जरूरत नहीं है फिर भी ये कैसे आएगा आगे, जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है। अब इसको अगर रेडियस को इंक्रीज कर दिया है, हाइट को लेस करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी आपका वैल्यू सेम रहेगा। तो इसको इंक्रीज करेंगे तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, बट पाई दोनों में सेम आएगी, तो पहले तो पाई कैंसिल हो जाती। अब ये मतलब जो है आपका आर है, अगर इसको हम 25% इंक्रीज कर देंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 125/100, और स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, मैंने इसलिए बताया था कि आर स्क्वायर में आता है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। आप ये हो सकता है मैंने बताया तो आपको लगता है ये कहाँ से आ गया। अब आगे आप कुछ नहीं देखिएगा, फिर इसको आप ऐसे कहेंगे 1πr²h, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, तो उसको भूल जाइए, फिलहाल इतना देख लीजिए। ये 525 ये 5 ये 4 ये 5 ये 4, ऊपर कितना आ जाएगा 25, ये आ गया 16। मतलब जो रेडियस है वो कितनी बड़ी 16 से थी, और उसको आप 25 बना दिए। कितना इंक्रीज किए हैं 25 माइनस 16, क्या आ जाएगा 9। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो ये आ जाएगा आपका। अब इसको हमें बताना है कितने परसेंट डिक्रीज करना है, तो 25 माइनस 16 कर दिया 9। ठीक है, और 9 के बाद हमें कितने से लेना था 25 इंटू 100। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 जा 36, यानी हाइट को हम अगर 36% उसकी रिड्यूस कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, यानी हमारा जो वॉल्यूम होगा वो सेम बना रहेगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। देखिए, हिस्टोग्राम की हेल्प से मोड डिटरमाइन किया जाता है। ओजिव अगर होता है, ओजिव से मीडियन डिटरमाइन होता है, और मीन हिस्टोग्राम में डिटरमाइन ही लिखा जाता है। तो आई थिंक इसका जो सबसे बेस्ट या करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मोड। ठीक है, ये बोला गया था, क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम से मोड को डिटरमाइन किया जाता है या फाइंड कर सकते हैं आसानी से।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें लिखा है एक पैटर्न दिया है 6, 36, 63। अब इस पैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है? 4 ऑप्शन दिए हैं 11, 111, 84, ये ऑप्शन 1 है। और दूसरा ऑप्शन है बी 94, 44 और 5। सी ऑप्शन है 8, 64, 46। डी जो ऑप्शन है 7, 49 और 98। आपको देख के पता चल रहा होगा इसका ये करेक्ट आंसर होगा सी। तो देखिए इसका स्क्वायर कर दिया गया 36 और इसका रिवर्स ऑर्डर लिख दिया गया 36 का 63 है, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया गया। सेम हमको पहली बात इसलिए क्यों नहीं होगा, 11 का स्क्वायर नहीं है, ये पहले ही नंबर बड़ा हो ही नहीं सकता। हाँ ये इन दोनों में मिल सकता था, तो हमें दोनों में चेक करना। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, ये दोनों ठीक है। लेकिन हमारा थर्ड जो नंबर था वो क्या किया है, मिड वाले नंबर को डिजिट को इंटरचेंज किया गया। 36 को क्या लिखा गया 63, यहाँ 64 है, इसको क्या लिखेंगे 46, तो ये हो गया। यहाँ पर 94 होता तो ये भी हो सकता था ऑप्शन, तो फिर इसमें कुछ चेंज करते, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो गया। इस पैटर्न के हिसाब से इनमें से कौन सही है। If two dogs start running in opposite direction of a circular path of diameter same, ये कोई सर्कुलर पाथ है ऐसा और इसका ही डायमीटर है, ये 7 मीटर बताया गया आपका। एक और किसी एक पॉइंट से टू डॉग्स हैं, वो आपका रन कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक चल रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा चल रहा है 3। एक डॉग फर्स्ट है, इसकी स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड, और जो डॉग सेकेंड है इसका है 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जब ये मान लीजिए यहाँ से चल रहा है, एक अपोजिट एक इधर को जाएगा एक इधर को जाएगा, तो ये बोला गया कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक दूसरे से कम होंगे। तो देखिएगा जो सर्कुलर पाथ होता है उसमें जो डायमीटर रहता है वही उसकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है। तो अब देख लेते हैं कैसे। अब इसका हमें क्या करना होगा, हमें डिस्टेंस पता करने के लिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो डायमीटर है, लेकिन ये जो सर्कुलर पाथ पर जा रहा है ऐसे करके, तो ये जो होगा हमारा, इसका जो वो होता है आपका सर्कमफ्रेंस, उसका ये हाफ होगा इतना। सेमी सर्कुलर कह सकते हैं, सेमी सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वही डिस्टेंस इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी एक दूसरे से। तो इसमें रेडियस जैसे 7 दिया है, तो इसका सर्कमफ्रेंस जो होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr। ये दिया 2, ये 22/7 और रेडियस दिया 7 इक्वल टू 44 मीटर आ गया आपका, ये हो गया, यानी कि 44 मीटर का सर्कमफ्रेंस हो गया। अब पहले सेकंड में अगर ये एक बोला गया, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में दिया गया पहले 1 सेकेंड, दूसरे में दिया गया 2 सेकेंड, तीसरे में दिया गया 3 सेकेंड और चौथे में दिया गया 4 सेकेंड। यही 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो जैसे अगर इस जगह से चलना है तो 1 सेकेंड बाद ये इधर 2.5 चलेगा और ये 3 चलेगा, तो जो इनकी डिस्टेंस आएगी ये 5.5 होगी। और दूसरे में क्या करेंगे, 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट बाद क्या होगा, इनकी डिस्टेंस हो जाएगी 5.5 मीटर। दूसरे सेकेंड में हो जाएगी 11 मीटर, तीसरे में हो जाएगी 16.5 मीटर और चौथे सेकेंड में हो जाएगी 22 मीटर। 22 मीटर मतलब जो सर्कमफ्रेंस आपका आ गया, किसका आ गया, ये सेमी सर्किल का। तो यही मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी दोनों बार, क्योंकि अगर ये इधर बढ़ेगा ये इधर बढ़ेगा तो फिर इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे ऐसे अगर मिल रहे हैं तो ये डिस्टेंस कंपेरिजन दिस ये लेस होगी। ऐसे अगर आगे जाओगे 5 6 7 8 9 तो डिस्टेंस भी कंपेरिजन 4 सेकेंड के जो इंटरवल में था वो लेस होगी, पहले भी लेस होगी 4 के बाद भी लेस होगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी वो बोथ डैप्स के बिटवीन वो
4 सेकेंड पे होगी, और वो भी 21 मीटर, यानी कि वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। ऐसे तो हो गया ये, और डायमीटर उनके बीच में 7 मीटर का गैप हो जाएगा 4 सेकेंड के बाद। अच्छा पेपर आया है, जिन बच्चों ने मन से पहले से तैयारी की होगी उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसके रिलेटेड कुछ सी सेट के मैथ्स के मैंने वीडियो डाले थे, जिन्होंने देखे होंगे निश्चित रूप से उनको इसका जवाब मिला होगा। अब इससे बताना है चूज द डिफरेंट 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 लिखा हुआ है ऐसे करके। मतलब ये जो 4 चीजें दी हैं उसमें से अलग क्या है, एक कोई पैटर्न होगा। जैसे एक फर्स्ट में दिया है 1873, बी सेकेंड में दिया है 825, सी दिया है 1546, और डी दिया है आपका 2267। तो देख लीजिए, जैसे ये हमारा जो पैटर्न बन रहा है, फर्स्ट 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 नंबर का जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई 3 किया प्लस 1 किया तो ये आ गया 8 3 या 24 प्लस 1। इसमें मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 किया, ये आ गया। इसमें मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 ये किया तो ये आ गया, ठीक। बट इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 हो रहा है तब ये आ रहा है, तो यही ऑड हो गया सबसे। 3 तो सेम पैटर्न पे है, वो तो सेम हो गए, जो अलग है वही ऑड हो गया या डिफरेंट हो गया, ठीक। अब एक ही क्वेश्चन दिया हुआ ए प्लस बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, देखिए जब इसको हम सॉल्व करें ए प्लस बी, तो इसको अगर एलसीएम ले लें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू, सॉरी, ए प्लस बी इंटू ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो इसको हमें वैल्यू इसकी पता करनी है इस चीज़ की, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसमें आपके ऑप्शन गिवन हुए हैं, ऑप्शन गिवन 0 1 2 और 8। इसकी वैल्यू पता करनी हमें हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। तो आई थिंक इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों उसी कंडीशन में इक्वल हो रहा है जब यहाँ पर A1 ले लें और B1 ले लें। ए प्लस बी 1 प्लस 1 2, और 1 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 और 1 इंटू 1, ये क्या है 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। अगर यही चीज़ हम यहाँ पर ले लें 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर 1, तो भी 1 प्लस 1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू 2 होगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। और ज़्यादा आप कुछ सॉल्व करोगे तो फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं आंसर को। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स मैन कंप्लीट a work in 40 days, 40 days। अब लिखा है एडिंग 5 मैन एक्स्ट्रा, 10 days are saved, 10 days are saved, then 30 men, then 30 men
complete this work, complete this work is। अब इसमें हमें ऑप्शन दिए होंगे, ए 30 days, बी 40 days, सी 10 days और डी 20 days। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा लिखा है, एक्स मैन, मैन नहीं पता पर हमें पता है कि वो 40 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेते हैं जो भी उन्हें करना था। एडिंग 5 मैन कहने का मतलब अगर मैन को 5 मैन और एक्स्ट्रा लगा दिए जाए, ऐड कर दिए जाए जितने पहले थे उसमें, तो 10 डेज सेव हो जाते हैं, यानी कि जो रिमेनिंग वर्क है वो 30 डेज में हो जाती है। ठीक, अब 10 डेज सेव हो जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले वर्क कितना होता था 40 डेज में जब एक्स मैन था, और एक्स प्लस 5 अगर हो गया तो 10 डेज सेव मतलब कि 30 डेज में हो गया। ठीक, तो बस यहीं से हमारा एक रेशियो बन जाता है कि दोनों जीरो हैं, आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। ये 40 30 था तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 4:3। और ये जो 5 मैन एक्स्ट्रा थे इनका इससे हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 4 जा 20 और ये 5 3 जा 15। इसी से दोनों क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाते हैं। तो 15 इंटू 40 20 इंटू 30, यानी पहले जो एक्स मैन था 15 मैन होंगे वो कर रहे थे हमारा 40 डेज में, 5 मैन ऐड हो गए, कितने हो गए 20 डेज, तो वो कर लेंगे हमारा 30 डेज में, 10 डेज सेव हो गया। अब ये बोला गया देन 30 मैन, अभी आप अगर आ जाइए यहाँ पर 20 मैन कितने डेज में कर रहे हैं, 20 मैन करते हैं 30 डेज में, और 30 मैन होंगे तो कितने डेज में करेंगे 20 डेज में, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 डेज, और ये किस में गिवन है, ऑप्शन डी में। ठीक है, बस आप क्वेश्चन समझिए और आंसर को आसानी से टिक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर लिखवाओगे, ए बी ब्रदर एंड सिस्टर, यानी ये ब्रदर है ये सिस्टर है। ठीक, यानी ये बॉयज हो गया ये गर्ल हो गई, ए एंड बी ब्रदर एंड सिस्टर, ये हो गए बॉय, रिस्पेक्टिव लिखा है इसलिए कंफर्म ये बॉय है और ये गर्ल है, ये भाई ये बहन। अब इसके बाद बोला गया सी इज द फादर ऑफ ए, ये जो है सी फादर है इसका, इसका फादर है, इसका भी फादर ही होगा क्योंकि ये दोनों ब्रदर और सिस्टर है। अब आगे लिखा है डी इज सिस्टर ऑफ सी, ये डी, ये दोनों भाई बहन हो गए, ये सिस्टर होगा, ये आपस में ब्रदर सिस्टर होगा। ठीक है, अब ई इज द मदर ऑफ डी, ई इज द मदर ऑफ डी, तो इसकी मदर है तो इनकी भी मदर ही होगी। ठीक, तो फाइंड क्या करना है हमें, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो जो बी है वो ई से कैसे रिलेटेड, बी के फादर है सी और सी की मदर है ई, यानी इसकी हो गई दादी, बी फादर की मदर क्या हो गई ग्रैंड मदर, और बी कैसे रिलेटेड है तो ये होगी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। अगर ई पूछा जाता रिलेटेड हाउ रिलेटेड ए टू बी तो ग्रैंड मदर हो जाता, बी कैसे रिलेटेड है इससे तो हो गया ग्रैंड डॉटर। ठीक, क्लियर हो गया, सीधा सीधा था क्वेश्चन। अब इसके बाद अटेन ऑफ लेंथ, ट्रेन की लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन 140 मीटर रनिंग, और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। एक कैट है उसकी स्पीड है
18 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन विल क्रॉस द कैट, कैट को ट्रेन कब क्रॉस करेगी, और ये जा किस डायरेक्शन में रहे, सेम डायरेक्शन में रनिंग कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन। बस ये चीज देखना बहुत जरूरी है, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में दो चीज रन करती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है, माइनस कर दी जाती है। ट्रेन की स्पीड 16, कैट की स्पीड 18, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही उसको क्रॉस करेगी। तो 16 माइनस 18, सेम डायरेक्शन की वजह से इसको माइनस किया जाता है, 42 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर जो ट्रेन की लेंथ है वही हम डिस्टेंस मानते हैं, तो वो हमारी मीटर में दी है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये सभी को पता होगा। 6 7 या 6 3 यानी 35/3, ये मीटर पर सेकेंड हो गई हमारी, जब सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं दो लोग उनकी। अब कितने समय बाद करेगी, क्रॉस करेगी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारी 140, स्पीड है 35/3, 3 ऊपर आ गया, ये 4 बार में डिवाइड हो गया, इक्वल टू 12, और ये क्या हो जाएगा, मिनट्स। यानी कि जो ट्रेन है वो कैट को 12 मिनट में क्रॉस कर देगी। ठीक, अब देखते हैं और क्वेश्चन, क्योंकि अब इस पेज में सी सेट से रिलेटेड, यानी मैट, सी सेट तो पूरा ही है, मैथ के इतने ही क्वेश्चन थे, और दो जीएस और हिंदी का है वो आप देखिएगा। इसमें ये क्वेश्चन है, अनूप एंड सुनील आर रैंक्ड 7 and 11, दो लोग हैं अनूप एंड सुनील, बस इनमें बस आप रैंक देखिएगा और ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है, 7th और 11th फ्रॉम द टॉप इन द क्लास, मतलब स्टार्टिंग से है, टॉप से है, और टोटल स्टूडेंट है 31, टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 31। ठीक, और ये रैंक टॉप से है, 7th और 11th। अब बताना है व्हाट विल बी द देयर रेस्पेक्टिव रैंक्स फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से पता करनी है हमें, बॉटम से उनकी रैंक क्या होगी। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, इसमें +1 कर लें आप, ये कितना हो जाएगा 32, 32 माइनस 7 आ जाएगा 25th, और 32 माइनस 11 आ जाएगी 21st। यानी कि अनूप की बॉटम से 25th रैंक होगी, सुनील की बॉटम से 21st रैंक होगी। इससे बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी टोटल होता है उसमें 1 प्लस कर लीजिए, या आप ये अलग अलग करेंगे, 31 माइनस 7 बाद में +1 करेंगे, 31 माइनस 11 बाद में +1 करेंगे। तो बेटर यही होता है कि जितने स्टूडेंट थे या जितने प्यूपिल्स हो, मैन हो, कुछ भी हो, उसमें एक ऐड कर लें और माइनस कर लें। टॉप से रैंक दी है तो बॉटम की आ जाएगी, बॉटम की दी है तो टॉप की आ जाएगी आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन, दिस इज ए नंबर सीरीज गिव्स बिलो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। ये नंबर सीरीज है 1 0 5 8 17 24, नेक्स्ट आपको पता करना है। देखिए इसमें नेक्स्ट पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। ये जो 1 है जानते हैं कैसे आया है, 0² + 1, ये आ गया। ये जो 0 आया 1² -1, देखो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1, ये 2² + 1, देखो पहले क्या था 0² + 1, 1² -1, 2² + 1, 3² -1, 4² + 1, 5² -1, ये क्या हो जाएगा 6² + 1, ये आ जाएगा आपका इतना। 6² + 1 ये कितना हो जाएगा आपका 37। ठीक है,
ये है आपका 1 स्क्वायर माइनस 1 0 स्क्वायर प्लस 1, ये आपकी सीरीज बन रही है। तो नेक्स्ट नंबर आपका जो होगा हमारा सीरीज कंप्लीट करने के लिए वो 37 आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं if the area base if the area of base of a cone is increased by 100%, then the volume is increased by, अब इसमें ऑप्शन दिए हैं 141%, 182%, ए बी सी 100% और डी है 200%। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए एरिया ऑफ बेस, वो कोन हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, एरिया ऑफ बेस सब में ये रहता है पाई आर स्क्वायर। अब ये 100% इंक्रीज करने का मतलब हो गया कि डबल कर दिया गया। 100% इंक्रीज मतलब डबल, तो ये हो गया 2 पाई आर। वैसे ठीक है, पाई आर स्क्वायर में अगर हम 100% इंक्रीज करेंगे तो मतलब सेम नंबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 100% यही तो होता है कि 100 में 100, पाई आर स्क्वायर बाई एस कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यानी पहले कितना था पाई आर स्क्वायर, अब कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। एच या जो हाइट है हमारी उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ना इंक्रीज किया गया ना डिक्रीज किया गया, तो पाई आर स्क्वायर एच में भी रहेगी और 2 पाई आर स्क्वायर में भी एच रहेगी, सेम रहेगी। यानी तो जो वैल्यूम होगा, अब वो चाहे पाई आर स्क्वायर हो, अब जैसे हम कौन, इससे भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पाई आर स्क्वायर लिया है और जबकि वैल्यूम आप कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 दोनों में रहेगा, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर है इसमें, और जो डबल होगा 1/3 2 पाई आर स्क्वायर में इसमें, तो दोनों हो गया सेम। बस ये होगा कि उसका वैल्यूम दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वैल्यूम जो होगा डबल हो जाएगा। तो अब इंक्रीज कितने परसेंट हो गया, अभी बताया गया, जो पाई आर स्क्वायर था 100% इंक्रीज हो गया तो डबल हो गया। अब वैल्यूम अगर डबल हो गया तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 100%। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया सही। ठीक है, 100% इंक्रीज का मतलब डबल हो गया, और अगर डबल हो गया तो 100% इंक्रीज हो गया, कोई जरूरत ही नहीं कुछ करने की। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इफ द सेमी डायमीटर मतलब आप समझ रहे हैं, सेमी डायमीटर मतलब इक्वल टू रेडियस, ठीक है, और आप सिलेंडर्स ए एंड बी आर इतना, then height are in the ratio n:1, volume of cylinder A is 3 times the volume of cylinder B, then value of n। सिलेंडर दिए, देखो अभी बताया गया वॉल्यूम की बात है पाई आर स्क्वायर एस और पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई आप पहले ही कैंसिल कर सकते हैं। इसमें बोला गया आर जो है 3:2 के रेशियो में है, ये 2:2 हो गया। अब इसकी हाइट दिया है n और इसकी हाइट दिया है 1, तो ये कितना हो गया। अब बोला गया कि इसका जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम का 3 टाइम है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल हो जाएगा, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3n इक्वल टू 4, n आ गया हमारा 4/3। जो हाइट है हमारी दूसरे सिलेंडर की वो 4/3 आ जाएगी। क्वेश्चन ये था कि 2 सिलेंडर हैं, उनकी रेडियस 3:2 के रेशियो में, यानी इसकी रेडियस 3 है तो इसकी 2 है, और हाइट जो है वो 1:1 n:1 के रेशियो में, और जो पहले का वॉल्यूम है वो सेकेंड वाले वॉल्यूम का 3 टाइम है, यानी 3 गुना है। इसकी हाइट पता करनी है या n का वैल्यू फाइंड करना है। पाई पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल करना था, ये 3 टाइम है तो 3 कर देंगे। इस आर के रेशियो जो था वो लिख दिया गया, यहाँ पर हाइट n थी, यहाँ पर 1 थी,
सॉल्व किया n की वैल्यू आपकी आ गई। अब इसके बाद है मिसिंग, द मिसिंग लेटर इन द सीक्वेंस। ये लिखा है मिसिंग लेटर आपको पता करना है, एक पैटर्न होगा कोई, उसके अकॉर्डिंग आप मिसिंग लेटर आप इस पैटर्न से पता कर पाओगे। पहले लिखा है क्यू एन के क्वेश्चन मार्क ई, ये होता है 17 14 11 5 3 3 3 3 यानी 8 आ जाएगा यहाँ पर 8। भाई इसमें 3 माइनस किया 14 आया, इसमें 3 माइनस किया 11 आया, 11 3 करें 8, आगे चेक करें 8 में -3 करने 5 आ रहा, तो 8 और 8 पर हमारा प्रश्न आता क्या है, कौन सा अल्फाबेट, एच। इसमें करेक्ट आंसर एच हो गया, जो कि ऑप्शन ए में गिवन हुआ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 numbers are in the 3 numbers are in the ratio of 3:4:5। ये रेशियो में दिए गए हैं 3 नंबर, पता नहीं है। अब इसमें ये बताया गया एचसीएफ एंड एलसीएम और 40 and 2400 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये बताना है आपको कि देन द लार्जेस्ट नंबर इज, लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड करना, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू फाइंड करना। देखिए अभी हमें नंबर नहीं पता, तो नंबर क्या करना है, हम जानते हैं कि जो एचसीएफ होता है वो छोटा होता है, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और जो एचसीएफ होता है उससे एलसीएम हमेशा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ये फैक्टर होता है। ठीक है, एलसीएम क्या मल्टीपल होता है। तो ये 14 हमारा है, तो इनको रेशियो जो दिया है इसको मल्टीप्लाई कर लें, 40 × 3 120, 40 × 4 160, 40 × 5 200। हमें लार्जेस्ट नंबर पता करना है, तो क्या हो गया 200। ये हम बता दिया इसलिए क्योंकि अगर नंबर फाइंड करने होते तो भी आप ये पता कर लेते। अभी 120 160 200 जो है, इनका अगर आप एलसीएम फाइंड करो दिया आएगा, एचसीएफ फाइंड करो दिया आएगा। अब इसमें लार्जेस्ट नंबर बोला गया तो क्या हो गया 200। और चाहते तो 40 × 5 डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेशियो 5 ही लार्जेस्ट है। ठीक, नंबर पता कर सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, इसलिए आपको पूरा बता दिया गया। अब दूसरा है एक मिसिंग नंबर पता करना है। सीरीज है आपकी, सीरीज दी हुई है, सीरीज में ये दिया है 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10, 12, 18, 14, 21। तो देखिए इसमें अल्टरनेट चेक कर लो, 2, 4, 6, 8, 10, ये आ गया। अब यहाँ से आ जाए 3, 6 सॉरी 3, 6, 9, 12, 15, ये 15 आ जाए, ये 12, 18, ये 14, ये 21। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा जो मिसिंग नंबर है वो आ गया 15 आपका। ठीक, अब एक देख दूसरा है, ये ऐसे लिखा है ABC 6 EFG 210 UK पता करना। तो ये ABC 1, 2, 3 इनका आपने मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, E 5, 6, 7 इनका मल्टीप्लाई ये आ गया, और ये UK नहीं है IJK लिखा है, IJK। आई होता है 9 × 10 × 11, 90 × 11, ये हो गया 990। ये इसका हो गया आपका राइट आंसर, ये दिया हुआ ए में ऑप्शन में। अब नेक्स्ट करना है फाइंड ऑड वन।
ऑड वन पता करना है, मतलब कौन सा डिफरेंट है, ऑड मतलब अलग जो है अन्य से, उसको पता करना है। एक दिया गया ऑप्शन है FRAHT, ए ऑप्शन। बी दिया हुआ है JOAQ। सी दिया हुआ है AXCZ, और डी दिया हुआ है TBVD। तो देखिए हमारा इसमें कुछ मिल रहा है, ये कर रहे हैं ऐसे कर, अल्टरनेट चेक करिए, ऐसे 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 ऐसे। ये आता 6 पे, ये आता 8 पे +2, ये आता 18 पे, ये 20 पे +2, ये 1 पे, ये 3 पे 2, 24 26 20 22 2 4, ये 10 के 11। यहाँ पे एल होना चाहिए, तो ये पैटर्न नहीं ठीक है, ये गलत है, ये ऑड है, ठीक है, और सब सेम पैटर्न के हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, JOAQ, यानी सेकेंड, यानी बी जो है वो इसका आंसर सही हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया, LCM and HCF of two polynomial, LCM and HCF x plus 1 x square plus 6x plus 8 two polynomial are x plus 1 and x plus 1। कोई दो पॉलिनोमियल है जिनका ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। कोई टू पॉलिनोमियल है जिनका एलसीएम ये गिवन है और एचसीएफ ये गिवन है। एंड वन ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल जो है वो है ये x² + 5x + 4। ठीक, ये टू पॉलिनोमियल का एलसीएम है और एक टू पॉलिनोमियल का एचसीएफ है। एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, तो हमें फाइंड क्या करना है, देन द अदर पॉलिनोमियल क्या होता है। वैसे हमें ये पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन होता है अदर पॉलिनोमियल अपॉन फर्स्ट या वन पॉलिनोमियल। ये है एचसीएफ x + 1, ये है x² + 6x + 8 और x + 1 अपॉन में है हमारा x² + 5x + 4, तो x + 1 होल स्क्वायर लिख दें, चाहे ऐसे ही बनाए। इसके जब हम फैक्टर करेंगे मल्टीप्लाई करने पे प्लस करने 4, तो x + 2 और x + 4 ये आ जाएगा हमारा। और बाद में जब इसका प्लस कर फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने 4 और प्लस करने पे 5, तो ये x + 4 और x + 1 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x + 1 और x + 2 बचा। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि मैं ये हो गया x², इनको प्लस करके x लगा दिया 3x, बाद में इनका मल्टीप्लाई कर लिया, तो x² + 3x + 2, ये तो राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है, द रिलेशन दैट इज 6 and 16 रिमेन द सेम। ये बोला गया 6 और ये 16, 12 और 34, इनमें जो रिलेशन है वही, ओ सॉरी 12 के साथ क्या रिलेशन होगा, मैंने आंसर लिख दिया पहले ही, आप समझ गए होंगे। इसके दो तरीके हैं, दो तरीके क्या हैं, हाँ, जैसे इसका हमने किया 6 × 3 - 2 = 16 आ जाता है, 12 × 3 - 2 कर लेंगे 34 आ जाएगा। फर्स्ट चीज़, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये 6 है तो 6
1 इंटू 6 हमारा 6 हुआ, ये 34 है, 3 इंटू 4 हमारा 12 ही हुआ। तो ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अलावा और 2 इंटू 3, 2 इंटू 9, 4 इंटू 2, किसी में भी 12 मल्टीप्लाई करने नहीं आता है। 6 को जैसे आपने 16 लिखा, 1 इंटू 6, 12 को 34 यानी 3 इंटू 4, हो गया कि नहीं हो गया। और चाहे 3 इंटू 3 माइनस 2 पैटर्न से भी मैच कर रहा है तो इसका यही हो जाएगा। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन रिलेटेड। अरे ये दिया है 4, 17, 7, ये बताना है आगे। देखिए जो पैटर्न इसमें बन रहा है, ये है 4 स्क्वायर प्लस 1, 17 हो गया, तो आपको यही कर देना 7 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 50, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये है आफ्टर सेलिंग, आफ्टर सेलिंग 30 pence the seller observe the profit of sell price of 10 pence, then the profit percent आपको फाइंड करना। 30 पेन को सेल करने के बाद बंदे को ये पता चलता है कि 10% 10 पेन की सेलिंग प्राइस के इक्वल उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब हुआ, मान लीजिए 30 पेन उसने 300 में सेल किए, 30 पेन सेल कर लिए और प्रॉफिट कितने का हुआ 10 पेन का, यानी 20 पेन, यानी जितने उसने 30 खरीदे थे उसने में 20 सेल किए। ये जितने में उसने 30 पेन खरीदे थे उतने में 20 सेल कर दिया, तो उसका पैसा वापस आ गया। प्रॉफिट कितना हुआ है 10 का, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है 10 पेन्स का, तो 10 पेन के बराबर जब प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा। आफ्टर सेलिंग 30 पेन्स द सेलर ऑब्जर्व द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन। मान लीजिए 30 पेन 30 रुपीज़ में सेल किए तो उसको प्रॉफिट हो गया 10% का, 10 पेन का या 10 रुपीज़ का। तो यानी कि उसकी जो सीपी थी वो 20 थी। मान लीजिए हम ऐसे देखते हैं, एक पेन 10 का है तो 30 पेन कितने को हो गए 300 के सेल हुए। 10 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल इसको प्रॉफिट हुआ, यानी कितना 200, यानी ये इसकी सीपी थी। पेन की सीपी कितनी थी 200, एसपी कितनी हो गई 300, प्रॉफिट कितना हो गया 110 पेन की सेलिंग प्राइस के इक्वल। अब उसका हमें प्रॉफिट परसेंट पता करना है, तो रियल में प्रॉफिट हुआ कितना 100, और सीपी क्या थी, क्योंकि हम जानते हैं अपॉन में हमेशा सीपी करना होता है, ठीक, 2 जीरो कैंसिल, 100/2 इक्वल टू 50% की उसको प्रॉफिट हो गई। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग कर देते हैं। 30 पेन को सेल करने पर 10% की सेलिंग प्राइस के इक्वल उसको प्रॉफिट हो गई, यानी 30 पेन में आप 300 मान लें, या मान लें 30 पेन उसने 30 रुपीज़ में सेल किए और प्रॉफिट कितनी हो गई 10 पेन के बराबर, यानी 10 पेन की सेलिंग प्राइस क्या हो गई 10, तो 30 रुपये सेल करने में अगर 10 की प्रॉफिट हो रही है तो हमारा सीपी क्या होगा 20। प्रॉफिट परसेंट हम कैसे पता करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट आया 10, सीपी आया 20, 10/20 इंटू 100% के लिए करना ही पड़ता है, तो भी आपका 50% आंसर आ जाएगा आसानी से, ठीक। अब ये दिया है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 25, एचसीएफ दिया है 25 एंड अदर फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम आर, एलसीएम में जो उसके अलग अदर फैक्टर है वो 14 और 15 दिए, यानी ये 25 भी होगा। ये एचसीएफ हो गया और ये हो गया एलसीएम, क्योंकि दिया है 2 नंबर्स हैं,
उनका एचसीएफ तो इतना है, लेकिन जो एलसीएम है उसमें ये दो फैक्टर और आ रहे हैं, यानी कि एचसीएफ तो कॉमन होता ही है, एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, तो ये 25 है तो 25 इसमें आएगा ही। अदर दो फैक्टर्स ये है 14 और 15। अब पता करना सम ऑफ द नंबर इज, नंबर का सम कितना है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, ये देखो सेम है, इससे कोई मतलब नहीं, इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इसका इससे करना, ठीक है, इसको तो ये सेम है, कैंसिल कर दें। तो 25 इंटू 14 आप करोगे 350, इसको इससे करोगे 375, सम बोला गया प्लस कर दिया 725 आ गया। या आप ऐसे कर सकते थे, सम पूछा गया ये जो अदर फैक्टर है इनको ही आप प्लस कर लेते 29, 25 इंटू 29 कर लेते 725 और डायरेक्ट पा लेते। ठीक है, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें और है, छूट गया है, ये बोला गया 11 ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें जो बोला गया है 11 ऑब्जर्वेशन, आप ऐसे करके मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, तो आप चाहे इधर से लिखें चाहे इधर से लिखें, 11 का 11 है, बस इसमें क्योंकि वैल्यू से मतलब नहीं है, इसमें ये बोला गया है कि जो ऑड प्लेस पर आ रहा है जो इवन प्लेस पर है, तो ऑड प्लेस यानी पहला ना 1 2, जैसे हम लोग काउंटिंग करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्यों लिखा है, क्योंकि 11 ऑब्जर्वेशन है, 1 3 5 7 9 11, ये ऑड प्लेस के हो गए, हो कितने गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 6 तो हो गए ऑड के, अब 5 किसके होंगे इवन, ऑड इवन, ठीक। अब इसमें ये आगे जो क्वेश्चन लिया था 11 ऑब्जर्वेशन थे, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था, इसके बाद ये बोला गया है कि मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑन इवन एंड ऑड आर रिस्पेक्टिवली 10 and 9, if 10 and 9 are the respective means of even and, इवन का है मीन 10, तो इसका सम हो गया 50, क्योंकि मीन को नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते तो टोटल आ जाता है, और इसका है 9 तो ये हो गया 54। अब 11 का हमें एवरेज फाइंड करना है, तो ये हम प्लस कर लें 54 प्लस 50 अपॉन 11, तो ये हो गया 104 अपॉन 11, इसका जो मीन होगा 11 9 जा 0.5 बचा, 54 जा 6 बचा 5 जा, फिर 5 जा 9.455, ऐसे करके बाहर आता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, तो 9.45 इसको आप शो कर सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये यूपीपीसीएस जो अभी संडे को एग्जाम हुआ था उसका सी सेट के मैथ पार्ट का सोल्यूशन था, इसको एक बार देखें, और ऐसे सोल्यूशन और बहुत सी प्रतियोगिता परीक्षाओं से रिलेटेड मैथ और रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल अननोन टू नोन से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।